नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो और बताए क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा गोल है वो कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड डिटरमिनेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अगर 11th क्लास में ये पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है, 3 से 4 महीना लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करने में मैथ में। लेकिन हमारा फिजिक्स में मात्र 20 से 25 मिनट में हमारा समाप्त हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि ग्राफ जो भी पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट था, पर वो अलग सेक्शन करके हम पढ़ाते हैं। पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ हम कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका बताएंगे, इसका थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि 10 क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। हम बोले कि बस ये यूज होता है फिजिक्स में, इसीलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ाते। एक और सेक्शन है डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट अगर आप देखेंगे डिटरमिनेंट के बारे में, तो ये बहुत छोटा छोटा सा पोर्शन है। ये भी आपका अलजेब्रा का पार्ट है। जब अलजेब्रा आप पढ़ते हैं 11th क्लास का मैथ में, तो वहां पर ही डिटरमिनेंट बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। लगभग 1 मंथ डिटरमिनेंट चलता है। पर हम लोग यहाँ पर आज ही खत्म करेंगे डिटरमिनेंट को भी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बोले ना कि फिजिक्स में जो है ना, हमारा फिजिक्स में होता क्या है कि मैथ में जो हमारा जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर से जो आसान पोर्शन है उसको उठा के फिजिक्स में लाया जाता है। वही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं कि जो आसान पोर्शन है डिटरमिनेंट पढ़ना है, तो उसका जितना इजी वाला जो पोर्शन है वो सारा का सारा हमारा फिजिक्स में यूज होता है। बस उसी पे हम काम करेंगे, इसलिए नाम रखा गया है बेसिक मैथ। तो स्टार्ट किया जाए आज का, स्टार्ट किया जाए। अच्छा, एक चीज और, लॉगरिथम हम कल पढ़ाए थे। लॉगरिथम एक बार और हम समझाना चाह रहे हैं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, रिवाइज वाइज करके आए होंगे। तो लॉगरिथम हमेशा बोले थे कि ये इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कहने का मतलब y इक्वल टू अगर a के पावर x दे रखा है और इसका परफेक्ट वैल्यू हमसे नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए हमें लॉगरिथम निकाला गया। लॉग का कई बार वैल्यू आपको जो है निकालना रहता है, लेकिन लॉग का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। लॉग 10 का, लॉग x का, जो भी है, लॉग 5 का, लॉग 3 का, ये सब का वैल्यू दिया रहता है। हम आपको दो फॉर्मूला पढ़ाए थे, एक डिवाइड वाला और एक सब्ट्रैक्ट वाला, जिसमें ये ऐड हो जाता है यहाँ पर प्रोडक्ट वाला, और डिवाइड वाला क्या होता था? डिफरेंस होता था। और बोले थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन, क्योंकि यही सिर्फ फिजिक्स में यूज होता है। लॉग का और भी ज्यादा यूज यहाँ पर है ही नहीं। ज्यादा टफ लेवल, हाई लेवल का फिजिक्स में जाते हैं तब लॉग का ज्यादा यूज आता है। पर हमारा जो फिजिक्स है वो दो फॉर्मूला जो लिखवाए थे वही मेरा काम का है। अभी हम रिवाइज भी करवा देंगे। पहले इससे हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बस इसको क्या करना रहता है, इसको इंटरचेंज करना रहता है। आपका x का वैल्यू हमसे हुआ रहता है, और y का वैल्यू दिया रहेगा, a का वैल्यू भी दिया रहेगा। x का वैल्यू हमेशा पूछेगा अगर, और नहीं परफेक्ट हो रहा है तो उसको लॉग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम बोले थे बस इसका वैल्यू इंटरचेंज कर दो, x यहाँ पर y लिख दो और ये बेस और log a, log लगा दो। बस ये इंटरचेंज कर दो, जहां पर x था वहां y लिख दो और जहां y था वहां x लिख दो। इंटरचेंज कर दो, लेकिन इंटरचेंज करने में आपको log लगाना पड़ेगा, और जो यहाँ पर ये होता है वो हमारा क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। बस यही छोटा सा फंडा ही पूरा log का कहानी खत्म कर देता है। अगर आपको एक छोटा सा फंडा आपको आता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लॉग से न डरे, बिल्कुल सिंपल से इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको लॉग में दिया रहता है और इधर कन्वर्ट करना रहता है, तो हम यहाँ भी कन्वर्ट करते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि लॉग में हमारे पास समथिंग आया है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज और जो हम सबसे ज्यादा बोले थे, एक तो ये कन्वर्जन आना चाहिए। यहाँ अगर ऐसा है तो इसमें, और ऐसा है तो इसमें, ये दोनों में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। सिंपल सा जो बेस होता है, जब यहाँ पर करिएगा तो इसका पावर हो जाता है इंटरचेंज करने पर। इसको बनाने के लिए भी आप इंटरचेंज ही करिएगा। यहाँ पर x आ जाएगा, इधर y आ जाएगा, और यहाँ पर a के पावर x आ गया और इधर y आ गया, तो y बराबर a के पावर x हो गया। अच्छा, लॉग का फॉर्मूला एक बार और रिपीट करा देते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज।
तो ये हमारा log x और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाता है log y। अगर बेस इसका a है तो इसका भी बेस a रहेगा, इसका भी बेस a रहेगा। अगर यहाँ पर a है तो बेस दोनों में सेम रहेगा। बस इतना ये वाला चीज। और एक पोर्शन और आपको आना चाहिए log का, log x बटा अगर y है और बेस a है तो इसको भी आप लिख सकते हैं log x बेस a और log यहाँ से y और बेस a। आप यहाँ से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ से ये भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। दो फॉर्मूला है लॉग का, यही सबसे ज्यादा यूज हमारा यही होता है। और एक ये कन्वर्ट करने आना चाहिए, अगर लॉग में है तो इसमें और इसमें है तो इसमें। एक चीज और लॉग में हम बताना चाह रहे हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कभी कभी आपको अगर लॉग में, लॉग वाला पोर्शन में ही लिखना है कि अगर लॉग है यहाँ पर x दिया है और बेस में e दिया है, e मतलब एक्सपोनेंशियल वाला ही e दिया है। अगर बेस में हमारा e दिया है तो डायरेक्ट इसका लिखने का तरीका होता है ln x, सॉरी e नहीं ln x लिखाता है। यहाँ पर क्या लिखाएगा, ln x लिखाएगा। तो ये वाला क्या हुआ, जब भी बेस e मिलेगा तो ये जो log है ना, log को लिखा हुआ मिलेगा ln। मतलब जब भी अब आपको ln कहीं दिखाई दे तो ये समझना है कि है वो log ही, लेकिन उसका बेस जो है हमारा क्या है, e है। उसका बेस क्या है, e है। कभी भी ln जैसे आपको लिखा हुआ मिले ऐसे, ln यहाँ पर मान लीजिए कि 2x प्लस 3, इसका मतलब ये log ही लिखा हुआ है, log लिखा हुआ है 2x प्लस 3, लेकिन यहाँ पर जो बेस है ना वो बेस e है। यहाँ पर बस इतना ध्यान में रखना है। अगर इसको log में लिख रहे हैं तो यहाँ पर बेस में क्या लिखना होगा, e। तो सिंपल सा, जहां जहां बेस e है log ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं। ये इसी का फॉर्मेट है। सिर्फ स्पेशल केस कब, जब बेस हमारा क्या होता है, e होता है, तब हम लिखते हैं यहाँ पर log e। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरीका से लिखा हुआ रहेगा। जैसे एक दो क्वेश्चन हम आपको कन्वर्ट करके दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीका से हमारा कन्वर्ट होता है, किस तरीका से यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर ही देख लें, ln 2x प्लस 3 है, ये एग्जाम्पल है, और यहाँ पर इज इक्वल टू y है। अब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके बताएं तो हमको तो पता है कि ये वाला यहाँ पर e है, हमको तो पता है कि बेस यहाँ पर क्या है, ई है। ये माइंड में आपको आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी माइंड में आता है तो सिंपल सा लॉग में लिख कर ई लिख दें, लॉग में लिख कर। अच्छा, हम करते क्या है, ये वाला आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला इधर आ जाएगा ई के पावर वाई, और ये वाला उधर चल जाएगा 2x प्लस 3। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर देखिए आंसर, ये कन्वर्ट किसमें हो गया, इसमें। ये बहुत यूज होगा, कन्वर्ट करना ही बहुत यूज होगा। दो फॉर्मूला, एक प्रोडक्ट वाला, एक डिवीजन वाला, और एक ये कन्वर्जन आपको ढंग से आना चाहिए। कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे आपको अगर लिखा हुआ मिले ln l प्लस एक्स बटा एक्स यहाँ पर, और e के पावर माइनस टी ऐसा मिले, ऐसा इस तरीका का, या सॉरी e के पावर माइनस टी नहीं, यहाँ पर उल्टा लिख दिए हैं। यहाँ पर ऐसा मिले, देखिए यहाँ पर क्या मिले, माइनस यहाँ पर एक्स टी या फिर के टी कुछ भी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर ऐसा मिलेगा, आपको ऐसा जब आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चन फिजिक्स में तो इस तरह का ही एलिमेंट आपको मिलेगा। लॉग में एलएन लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको समझ जाना है कि यहाँ पर बेस कितना रहा होगा, ई। लेकिन बेस ई तब लिखेंगे जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एलएन है तो हम माइंड सेट कर चुके हैं कि जब भी एलएन होगा तो बेस ई होगा। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में तोड़े, एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, तो कुछ नहीं करना है। ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये दोनों खाली इंटरचेंज कर देना है बस, और कुछ नहीं। ये दोनों को आप इंटरचेंज जैसे ही करेंगे आपका काम बन जाएगा। तो सोचिए, ये पूरा के जगह पर ये आ जाएगा, ln तो हट जाएगा, तो ये पूरा के जगह पर यहाँ पर आएगा e के पावर माइनस के टी, और बराबर ये पूरा चल जाएगा उधर l प्लस एक्स और बटा एक्स। सर ये l x t क्या है, अभी के लिए कोई पता नहीं है, इसी कुछ दे रखा है इक्वेशन। ऐसे ही कोई इक्वेशन दे दिया हमको, ऐसे ही कोई इक्वेशन दे दिया हमको, अभी नहीं पता, हाँ ऐसे दिया है,
हाँ, लेकिन इतना पता है कि अगर ऐसे रहे और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो तो इस तरीका से कन्वर्ट करते हैं। और ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। आप अब फिजिक्स में जैसे इंटर लेंगे आपको कई क्वेश्चन में डायरेक्ट ये मिलेगा कि इससे ये कन्वर्ट करने आना चाहिए, तो ये ढंग से हमारा सारा सवाल बनते जाएगा। और अच्छे लेवल का क्वेश्चन में ये ज्यादा यूज होता है, जब अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा क्वेश्चन, खास करके जितने भी जेई एडवांस वाले हैं, अगर उन लोग के लिए बात किया जाए तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल आईआईटी का फेवरेट है। एक्सपोनेंशियल को यूज करना, लॉग को यूज करना आईआईटी के लिए बहुत फेवरेट है। इसीलिए हम कल ग्राफ भी बनवा के दिखाए थे, ई के पावर -x जैसा ग्राफ आपको बताए थे, याद करें। क्योंकि एक्सपोनेंशियल आईआईटी को बहुत पसंद है, y इक्वल टू ऐसे, तो ये y हो गया, ये x हो गया। तो हम आपको इसका ग्राफ रटवाए थे कि कुछ इस तरीका से ग्राफ होता है। ये डॉट डॉट ऐसी है बस ये करने के लिए कि ये बाद में जाके कांस्टेंट हो जाता है यहाँ से इस तरीका से। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये ग्राफ आपको रटना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि अभी आपके पास इतना अच्छा टूल्स नहीं है या फिर इतना प्रैक्टिस नहीं है कि इसको सही से आप समझ पाए। लेकिन इतना कंफर्म करते हैं कि आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। बस ये ग्राफ को रटना है कि 1 - e के पावर -x है, सिंपल सा इंक्रीज करते हुए ग्राफ बनाना है और बाद में जाके कांस्टेंट कर देना है, एक सीधा लाइन टाइप का करके छोड़ देना है। तो ये इस तरीका से, तो दो तीन चीज, एक तो ग्राफिकल पोर्शन भी बता चुके हैं, दूसरा इससे इसमें कन्वर्ट करने आना चाहिए, यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं पीछे करके। देखिए, एक तो कन्वर्ट इसमें करने आना चाहिए और इससे इसमें कन्वर्ट करने आना चाहिए। दूसरा, ये फॉर्मूला यूज होता है, डायरेक्ट यूज होता है फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला ये आना चाहिए। तो इस तरीका से हमारा जो है, और कन्वर्ट करने, और एक ग्राफ आना चाहिए। ये दो तीन चीज हम एक फिजिक्स का एक बीच में से लिए हैं। फिजिक्स में जब आप सॉल्व करिएगा तो इस तरह का कहानी आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसे कन्वर्ट करना है, यहाँ से x निकालना रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से x को सॉल्व करते हैं, जो कि आगे आएगा। हमको उससे उतना ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। चाहे तो एक दो क्वेश्चन और करके प्रैक्टिस करा देते हैं अगर कोई कंफ्यूजन रह रहा हो तो। जैसे log x + 4 है और नीचे x + 3 है, अब इसको तोड़ना है तो ये क्या दोनों डिवाइड में है? डिवाइड में है तो याद करें क्या हम बोले थे कि इसको किस में ले आओ, इसमें डिफरेंस में ले आओ। जब डिवाइड में रहेगा तो क्या कुछ इस तरीका से हम लिख सकते हैं। तो बस हम ये चाहते थे कि ये वाला कुछ भी रहेगा हम इस तरीका से ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, ऐसे नहीं, आपको डब्बे में बंद करने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा लॉग, अगर ऐसे डिवीजन में है तो हम ऐसे सब्ट्रैक्शन में लाकर लिख सकते हैं। यही अगर मल्टीप्लाई में होता तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाता, एडिशन हो जाता। तो बस हम ये बताना चाह रहे थे और कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा ढंग से आ गया होगा लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल भी बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो कि 10 से रिलेटेड है। लॉगरिथम थोड़ा सा अलग है, तो उसका तरीका बताएं कि एक्सपोनेंशियल में आप अगर आपको पता है तो किस तरीका से हम लॉगरिथम में चेंज करते हैं। तो तीन चीज अगर मैथमेटिकली फॉर्म देखा जाए ग्राफिकल को हटा के, तो तीन चीज, एक कन्वर्जन आना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला आना चाहिए, तीसरा डिफरेंस वाला डिवीजन वाला फॉर्मूला आना चाहिए। अगर ये तीन फॉर्मूला आपको पता है तो लॉग में कोई दिक्कत नहीं होगा, जहां पर भी फिजिक्स में होगा आपको यूज करने आ जाएगा। बाकी का भी फॉर्मूला याद रख लेना है, क्योंकि हम अपना हथियार बना रहे हैं, हथियार तैयार रखेंगे, जब भी हमारे पास वैसा मौका आएगा हम बिल्कुल बेफिक्र होकर उसको छोड़ देंगे। तो लेकिन लॉग का ये जितना भी लॉग पढ़ाए हैं बहुत ज्यादा बेसिक है। अभी मैथ वाले को लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, पर वो आगे जाके लॉगरिथम जैसे ही पढ़ेंगे उनको लगेगा सर कुछ बताए ही नहीं थे, हवा था सिर्फ, इसीलिए बता रहे हैं। अभी टेंशन ना ले, धीरे 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 आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तब अब स्टार्ट किया जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आज का मेरा कहानी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगभग चीज तो हम पढ़ा ही दिए हैं। लगभग चीज जैसे पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सारा चीज आपको हम जो हमारा काम का था। ऐसे तो भाई बहुत 4 महीना बोले ना, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 महीना पढ़ना पड़ता है, 4 मंथ चलता है। पर हम लोग को उससे उतना ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, जितना जानते थे उतना कर लिए थे। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी कभी कुछ इस तरीका से आता है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है,
पॉइंट को हमेशा P से डिनोट हम कर रहे हैं। अभी कोई पॉइंट है, ऐसे दिया रहेगा कि एक पॉइंट ए है या P है, उसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो x, y जब भी दिया रहेगा तो ये समझिए कि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हालांकि मैक्सिमम बच्चा कोई आता ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि 10 क्लास में सही से नहीं पढ़ने के वजह से इसमें भी कंफ्यूजन होता है आगे चल के। तो हम बोल चुके हैं पहले कि हमको नहीं पता कि आप 10th में या 9th में क्या पढ़ के आए हैं। हमारा जो फिजिक्स में जितना भी पीछे का यूज है हम पूरा प्रॉपर लिखवाएंगे, प्रॉपर करवाएंगे। तो सबसे पहले इसमें करना क्या रहता है, तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ पॉइंट हमको डिनोट करना रहता है। किसी भी पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? पोजीशन ऑफ पॉइंट, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। आपको किसी भी कोई भी ऐसे देगा कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। कोऑर्डिनेट मतलब समझ गए? कोऑर्डिनेट मतलब x, y टाइप का, या x, y, z भी दे सकता है। अभी आएगा समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको कुछ ऐसा दिखाया गया होगा कि ये x एक्सिस है और ये वाला क्या है मेरा y एक्सिस है। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। x एक्सिस एक y एक्सिस, ये रेफरेंस लिया गया है ताकि हम बता सके कि कोई पॉइंट का मेजरेबल एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर है। अगर ये नहीं रहता तो हम किसी पॉइंट का पोजीशन हम नहीं बता सकते कि कहां पर है। जैसे हमको अगर घर से हम स्कूल पे हैं तो बोलेगा कि स्कूल आने का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा ना, सामने वाला को ये पूछना पड़ेगा कि कहां से कितना है। अगर आप स्कूल गए हैं या कहीं कॉलेज गए हैं, आपसे सवाल किया कि भाई आपका डिस्टेंस कॉलेज तक के कितना है, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि कहां से, तो घर से या कहीं दोस्त के घर से, वो बताना पड़ेगा, एक रेफरेंस बताना पड़ेगा। वैसे ही सेम यहाँ पर है कि कोई भी पॉइंट का अगर आपसे पोजीशन पूछ रहा है तो उसके लिए एक रेफरेंस बनाया गया है x और y, और यही हमारा फिजिक्स में पूरा चलता है, जो कि आपको 10 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीन एक्सिस है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। हालांकि z का अभी हम नहीं ले रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आगे जब हम वेक्टर पढ़ेंगे, सारा चीज पढ़ेंगे, सारा चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये पहला, जैसे पहला ये x है, तो इसका मतलब होता है कि x के तरफ वो x चला, x के तरफ कितना चला? x। और y मतलब y के तरफ वो कितना चला? y चला। तो ये पोजीशन हो गया इस पॉइंट का x, y का। ये लिखने का तरीका, ये लिखने का हमारा तरीका, और ये ऑलरेडी आप जानते भी हैं, फिर भी हम एक बार अपने तरफ से संतुष्ट होना चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज हमारे तरफ से छूटे नहीं। तो कोई भी कोऑर्डिनेट का अगर पोजीशन लिखना है, जैसे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट हम मान लिए कि ये 4,3 है, तो पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है, और एक और देगा तो हमेशा क्या होगा? z होगा। तो ये पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का पोजीशन लिखना है तो आपको क्या करना होगा? हमेशा x और y ऐसे बना ले, दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x के तरफ कितना चला? x के तरफ चला 4, और y के तरफ कितना चला? y के तरफ चला 3। यही वाला पॉइंट है 4,3। तो भाई हम बताएं ना कि ये वाला, ये जब तक ये नहीं रहता रेफरेंस, हम बता पाते कि पॉइंट ए कहां पर होगा। अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं रहता तो हम क्या बता पाते कि हमारा पॉइंट ए कहां पर होगा, उसका पोजीशन कहां पर होगा? नहीं बता सकते थे। इसीलिए एक्स और वाई ये दोनों क्या है मेरे लिए? रेफरेंस पॉइंट है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरे लिए क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा, दोनों परपेंडिकुलर होता है और जहां कटता है उसको हम ऑरिजिन कहते हैं, और उस ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। उस ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है? 0,0 होता है। एक्स, वाई और जेड बाहर की ओर होता है। हम उस पे भी आएंगे बाद में, धीरे धीरे आएंगे। हम बोले ना, अचानक नहीं खोलना है, धीरे धीरे पत्ता खोलेंगे, धीरे धीरे आपका माइंड में वो इंटर करेगा और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहला इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट अगर ऐसा दिया रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। कभी भी आपको इस तरीका से दिया जाए तो आपको माइंड में आना चाहिए कि क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेट दे रखा है। क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेट दे रखा है। अच्छा, जैसे और भी मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर बताना है कि
पोजीशन पोजीशन बताना है किसका, बहुत सारा पॉइंट ले लेते हैं ताकि और आ जाए। पोजीशन बताना है, ड्रॉ पोजीशन या फिर लोकेशन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट क्या बताना है। जैसे एक पॉइंट ए है 2,3, एक है बी -4,2, ए है सी -3, -4, ए है डी डी, इस तरीका से एक डी पॉइंट है 3, -5, इस तरीका से आपको बहुत सारा पॉइंट ऐसे मिले रहेगा। हमारा बस सिखाने का मकसद ये है कि अगर इस तरीका से पॉइंट दे तो आपको लोकेशन बनाने परफेक्ट तरीका से आना चाहिए कि भैया यहाँ लोकेट होगा, यहाँ होगा। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा पास ये एक्स है और ये वाला वाई है। अब ए पॉइंट को बनाना है। ए पॉइंट में क्या है कि एक्स की तरफ 2 गया होगा और वाई की तरफ 3, कहीं इधर आएगा ए पॉइंट 2,3। ये आपको खटाक से बनाने आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, इधर वाला एक्स एक्सिस हमेशा ध्यान रखें, एक्स एक्सिस ये वाला है और ये वाई एक्सिस है। इधर जब भी जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। और ये वाला पोर्शन क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, इधर क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। और इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। मतलब साइन कन्वेंशन इधर लेना है तो एक्स प्लस में, इधर अगर माइनस एक्स तो इधर प्लस वाई तो ऊपर, माइनस वाई तो नीचे। बस ये साइन कन्वेंशन, और ये हम 100% जान रहे हैं कि 10 क्लास में ये सब बताया गया है, ये बहुत अच्छे से बताया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम वापस सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, जितने भी 11th के छात्र होंगे उनके लिए बस वापस हम रिवीजन करा रहे हैं कि कुछ इस तरीका से करना है। अच्छा, आप बताएं बी। बी में देखें, पहला वाला क्या होता है एक्स, दूसरा वाला क्या होता है वाई। अब एक्स -4, -4 का मतलब किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में -4, तो इधर 4 गया होगा और नीचे सॉरी प्लस में वाई है तो वाई ऊपर 2 गया होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा बी हो गया -4,2। इस तरीका से आना चाहिए, इधर 4 और इधर क्या हुआ 2, तो ये कोऑर्डिनेट हमको आना चाहिए। वैसे ही सी पॉइंट है तो एक्स पहला वाला, दूसरा वाला क्या होता है वाई। ये एक्स तो माइनस गया, एक्स माइनस गया, लेकिन वाई भी माइनस गया। एक्स के तरफ -3, मतलब चले हैं तो 3 ही, लेकिन इधर -3 क्योंकि माइनस में है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे, माइनस में वाई भी है तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी चलेंगे। तो ये कुछ इस तरीका से पॉइंट आएगा सी, जो क्या है -3, -4। ऐसे ही अगर यहां पर पूछे तो यहां पर देखिए ये वाला एक्स की तरफ प्लस है और वाई की तरफ माइनस है, तो एक्स की तरफ प्लस चलने 3 और वाई की तरफ 5 चलना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, -5। हम 4 ऐसा पॉइंट लिए थे ताकि आपको हर ये जहां पे अलग अलग डिफरेंट पॉइंट बन सकता है, जितना इस 4 पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट नहीं बनेगा। या तो एक्स नेगेटिव होगा, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, या एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव, या एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा। इसके अलावा कोई और पॉइंट हो नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको अगर पॉइंट दे तो उसका पोजीशन लोकेट करने आना चाहिए। लोकेट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, चाहे तो यहाँ पे लिख दे लोकेट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स मतलब बहुत सारा पॉइंट है, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को इसमें रिप्रेजेंट लोकेट करके दिखाएं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहा जाता है, हालांकि नाम से कोई लेना देना नहीं है अभी, इसलिए उसको टाइम पास के लिए उसको हटा रहे हैं, उसको बताने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक से समझे कि क्या पॉइंट हमारा दिया रहेगा तो क्या हम लोकेट कर पाएंगे, बिल्कुल सर लोकेट कर पाएंगे। तो ये लोकेशन आपको आना चाहिए ढंग से, बिल्कुल हम मानते हैं बहुत आसान है। आगे और भी बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो भी आसान है क्योंकि वो भी आता है। पर हम बोले कि हमारा फिजिक्स में जितना यूज है, हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो कमजोर भी हो उसके लिए भी ये फायदेमंद हो, ये जितना भी वीडियो जाए उसके लिए भी फायदेमंद हो। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि इसी में कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते हैं तो हमको दिखता है कई बच्चों को लोकेट करने में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम इस चीज को लेकर चल रहे हैं। जैसे अब इसमें एक और आता है, 2 पॉइंट दे दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला नाम के आप सुने होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डिस्टेंस फॉर्मूला
ध्यान से देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको निकाल कर बताना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीका से होगा। तो सिंपल सा दो पॉइंट के बीच में ही हमेशा डिस्टेंस निकलेगा, x1 y1, एंड दूसरा पॉइंट ले ले x2 y2, x2 y2। सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 10 क्लास में, नहीं भी पढ़ा हो तो हम बता देते हैं, थोड़ा सा एलिबरेट भी ग्राफ से करेंगे आपको। अगर डिस्टेंस निकालना है ए बी का डिस्टेंस निकाल के बताना है कि ए और बी जो पॉइंट है वो जो हम मिलाएंगे उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स का डिफरेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का, यहाँ से हम रूट ले लेते हैं। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। पहला पॉइंट तो आपको लोकेट करने आ गया, ये भी पॉइंट लोकेट कर दीजिएगा। दो अलग अलग पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट हम लोकेट कर देंगे। अब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हमको निकालना है, जो लाइन मिलेगा उसके बीच का जो दूरी होगा वो x2 माइनस x1, x का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस का स्क्वायर का रूट कर दें, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, यही आगे चल के बहुत काम आता है। ये फॉर्मूला आपको अगर आता है तो आगे चल के यही डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिएगा, पोजीशन वेक्टर निकालिएगा, वेक्टर में यूज होना स्टार्ट हो जाएगा ये सारा कहानी। हम सिर्फ रफली बता रहे हैं कि जो 10th में पढ़े वो बस आना चाहिए आपको। अगर वो आता है तो ये काम बन जाएगा। एक बार रिवाइज की तरह ही सोच लीजिए कि रिवीजन हो रहा है मेरा, बस उतना ही करना, और इतना से मेरा काम भी बन जाएगा। लग रहा है ना आसान, और इसी से हमारा काम बन जाएगा। जितना भी फिजिक्स में पढ़ेंगे बस इससे काम बन जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ग्राफ में, कि जैसे मान लीजिए हमारा ये x है और ये हमारा y है। यहाँ पर a पॉइंट है और यहाँ पर मेरा क्या है, b पॉइंट है। ये वाला हमारा x1 था, y1 था, ये मेरा क्या था, x2 था, y2 था। तो ये डिस्टेंस ये पूछा है, ये वाला डिस्टेंस यही पूछा है ना, यहाँ से यहाँ, ये वाला, कि ये दूरी क्या होगा, तो जो निकाले हैं। आप देखिए ए पॉइंट कौन सा है, यहाँ से चला x1 और ये वाला है क्या, y1, ये वाला हमारा कितना है, y1। ए वाला क्या है, ये चला x2 और ये वाला है मेरा, ये वाला लेंथ जो आप देखेंगे क्या है, y2। यही ना है, अभी तो हम ये सब सिखा है कि दो पॉइंट है। अब भाई फिजिक्स में थोड़ी ना देगा कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करके बताओ, अरे सवाल बना रहे हैं उसमें ये इस तरह का यूज है, हमको यूज को सवाल में यूज कर लेना है। अब ये पॉइंट है का मतलब x1 y1। अब यहाँ पर आप एक काम करें, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, दो परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, दो परपेंडिकुलर, तो दिखाई देगा कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये वाला राइट एंगल क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला लेंथ देखे, यहां से लेके यहां तक के लेंथ देखे, तो ये वाला दिखाई देगा आपको x2 माइनस x1। ये टोटल में से इतना घटा देंगे तो हमारा इतना बचेगा, हमारा इतना बचेगा। तो टोटल में से इतना घटा देंगे, ये वाला टोटल में से इतना घटा देंगे तो x2 माइनस x1। वैसे ही ये वाला लेंथ हमको बताना है कि ये कितना होगा, ये वाला लेंथ, तो क्या ये y2 माइनस y1 होगा, ये y2 माइनस y1। हमेशा इसका यूज बहुत ज्यादा है, आप आगे चल के पढ़ेंगे ना, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ये फिगर का यूज है। ये फिगर इस तरीका से सोचने आना चाहिए कि दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक x1 y1 ऐसे रिप्रेजेंट हुआ, एक x2 और एक y2 हुआ। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, जब इसको दोनों को परपेंडिकुलरली ऐसे मिलाएंगे एक ट्रायंगल बनेगा। ये वाला लेंथ हमको पता चल गया, ये वाला भी लेंथ पता चल गया। क्या राइट एंगल ट्रायंगल से ये भी पता चल जाएगा, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला अगर थीटा मान के चले तो ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है। क्या ये वाला हाइपोटेनस निकलेगा, हाइपोटेनस ही तो मेरा लेंथ है। तो आप ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा, क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सर ये सब हमको 10th में पढ़ा हुआ है, हम मानते हैं 10th में पढ़ा हुआ है, हम बता रहे हैं ये फिगर आपको बहुत काम का है। आगे आने वाला समय में ये फिगर ही आपको कंफ्यूज करेगा, 100% बता रहे हैं। कई बच्चों को आते हुए बाद में कंफ्यूज करता है, इसीलिए फिर भी हम रिवाइज करवा रहे हैं ताकि ना कंफ्यूज हो। लेकिन फिर भी हम गारंटी बता रहे हैं आप कंफ्यूज होइएगा, लेकिन समय के साथ वो कंफ्यूजन खत्म भी होता है, ये भी गारंटी है।
समय के साथ 2 दिन 3 दिन में वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तो ये फिगर आना चाहिए कि ये 2 पॉइंट है, ये वाला कोऑर्डिनेट फटाफट आना चाहिए लिखने की, ये x1 है, ये y1 है, दूसरा पॉइंट है ये x2 है, ये y2 है, अब ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये सब माइंड में आना चाहिए, अब डायरेक्ट लिखने आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि आगे जब भी यूज होगा ये दोनों पॉइंट का ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपका माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए कि हाँ ये x में इतना होगा, y में इतना होगा। अच्छा, यहां से एक चीज और निकलेगा, क्या ये 2 पॉइंट से मिलाने वाला एक लाइन है? क्या लाइन का स्लोप हम आपको पहले बता चुके हैं। देखिए यहां से हम डिराइव भी कर रहे हैं, 2 पॉइंट का स्लोप हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? क्या ये लाइन था, स्लोप कैसे निकालते थे? कोई भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस बनाते थे, एक्स एक्सिस का ये वाला पोर्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते थे थीटा, और इसका जो tan थीटा होता था वही हमारे लिए क्या कहलाता था? स्लोप कहलाता था इस लाइन का। अब यही चीज यहां पर देखें, क्या ये वाला एक ये लाइन के लिए ये वाला जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये वाला जो एंगल मेजर करेंगे वही मेरे लिए जो tan थीटा होगा वही हमारे लिए क्या देगा? स्लोप। मतलब यहां पर इस लाइन का अगर हम स्लोप लिखें tan थीटा, तो क्या होता है tan थीटा? क्या परपेंडिकुलर बटा बेस होता है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, tan थीटा यहां पर लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बटा बेस। ये फिगर बहुत कमाल का है, ये बहुत चीज दे देता है, और जितना अच्छे से ये फिगर को समझिएगा, आप रटने टाइप का नहीं है कि डायरेक्ट रट लिए। हम फिगर बताने का मतलब यही है कि ये फिगर याद रखें। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फिगर हमेशा माइंड में फिक्स होना चाहिए कि अच्छा ये पॉइंट है ये x1 y1 x2 y2, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2 माइनस x1, वर्टिकल डिस्टेंस y2 माइनस y1, ये डायरेक्ट माइंड में याद होना चाहिए। चाहे तो आप घर पे 2-3 बार अपने मन से लिखे, आते हुए भी लिखे, क्योंकि इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। आप विश्वास करें, आगे चल के आपको दिखेगा। अब tan थीटा निकालना है स्लोप। tan थीटा हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल बनाता है थीटा, उसका tan थीटा ही स्लोप कहलाएगा। स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा यहाँ पर निकालेंगे तो y2 माइनस ये वाला लेंथ बटा ये वाला लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। आप देखें स्लोप में जाके हम आपको लिखाए हैं कि 2 पॉइंट का, जब भी 2 पॉइंट वाला 2 पॉइंट दे दे और अगर आपको स्लोप पूछे तो आप यहां से निकाल सकते हैं, यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी को हम tan थीटा को अब आगे चल के हम अभी पढ़ाएंगे, कैलकुलस जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, y2 माइनस वाई को डेल y कहते हैं और x2 माइनस x को डेल x कहते हैं। डेल का मतलब होता है चेंज, डेल का मतलब क्या होता है? चेंज, चेंज इन y एंड चेंज इन x। यहाँ पर चेंज इन y या चेंज इन x, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको ये आ गया बस इतना ही। ये कैलकुलस जब पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे। अब वापस ये फिगर यूज होगा, ये फिगर आप देखिएगा कितना बार यूज होता है। हर चीज को, कैलकुलस को समझने के लिए ये फिगर चाहिए, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ये फिगर आना चाहिए, तभी आप वहां पे आसानी से सीख सकते हैं। और ये फिगर आने के साथ साथ फटाफट ये डिस्टेंस निकालने आना चाहिए, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस कैसे निकाले हैं एक एक करके, ये आपको आना चाहिए। दूसरा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ए बी इक्वल टू x में डिफरेंस का स्क्वायर y में डिफरेंस का स्क्वायर का सम का ऑल ओवर द रूट, ये चढ़ा दें आपका काम बन जाएगा। तो ये हमारा क्या था? स्लोप था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, एक कोऑर्डिनेट दे रखा हो, आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। पहला, एक्स कॉमा वाई दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, सीधा सीधी आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। दूसरा क्या है? ये फिगर याद होना चाहिए। हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला रटवा सकते थे, लेकिन हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवा कर यहाँ पे डिराइव भी करके बताएं। ये इसलिए बताएं, ये जरूरत नहीं था हमको बताने का, क्योंकि इससे भी काम चल सकता था, लेकिन ये कई डेफिनेशन समझने के लिए फिगर हम आपको आना चाहिए। आगे चल के जब आप समझिएगा तो ये बहुत यूज होता है ये फिगर, इसीलिए 2 पॉइंट का कहानी पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मेरा काम इतना ही था। कई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये भी होता है कि सर 2 पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट बताएं, या रेशियो में दे दिया है तो सर ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं। ये सब हमारा फिजिक्स में यूज नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, पर यहाँ पर जीरो जीरो यूज है, कोई यूज नहीं है। फिजिक्स में पढ़ाता है तो कोई पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फिजिक्स में यूज होता ही नहीं है। सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला
ये फॉर्मूला, ये फिगर, और कोऑर्डिनेट लिखने आना चाहिए। कोऑर्डिनेट को पोजीशन लोकेट करने आना चाहिए। जो भी कोऑर्डिनेट दिया जाए उसको हमको लोकेट करने आना चाहिए। अगर लोकेट करने आ गया आपको काम बन जाएगा। तो ये था मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाकी तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ा चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा चुके हैं, आपका पैराबोला पढ़ा चुके हैं, हाइपरबोला, सर्कल, जो जो हमारा फिजिक्स में यूज था वो हम सारा चीज बता चुके हैं। चलिए, अब हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त हुआ। ये फिगर हम बार बार बोल रहे हैं, आपको घर जाकर इस फिगर को रटना है। हालांकि समझ तो गए हैं, रटने का अर्थ है कि बार बार हमको ये x1 y1 x2 y2 लिखना ना पड़े। आप खुद से माइंड में डायरेक्ट सोच सके, अच्छा ये वाला लेंथ x2 माइनस x1, ये वाला लेंथ y2 माइनस y1 होगा। ये बाद में पता चलेगा और ये यूज होगा। ये वाला कैलकुलस जब पढ़ाएंगे तो कैलकुलस यहीं से स्टार्ट होता है, ये वाला पोर्शन से स्टार्ट होता है। जब ग्राफिकल मीनिंग आप समझेंगे डिफरेंशिएशन का या इंटीग्रेशन का, तो ये हमारा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत बेसिक सा फॉर्मेट था। अब हम लोग चलते हैं किसमें, डिटरमिनेंट में, जो सेकंड हमारा था डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ये भी बहुत वेक्टर में यूज है, कई जगह और भी यूज है। कई जगह क्वेश्चन को आसान कर देता है डिटरमिनेंट। हालांकि उतना ज्यादा यूज नहीं है पर फिर भी हमारा यूज है। तो डिटरमिनेंट हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे जितना हमारा फिजिक्स में यूज है। और बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप न 10th में पढ़े होंगे, न 9th में पढ़े होंगे, कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो डिटरमिनेंट हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है, सब पहले समझे। यहाँ पर बोला गया A11, ये लिख रहे हैं, बस थोड़ा देर के लिए देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। A22, यहाँ पर ध्यान से देखें, ये डिटरमिनेंट है। ये वाला पोर्शन को, ये वाला जो ऐसे ऐसे है बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। और इसको भी कॉलम ही बोलेंगे, कॉलम। अच्छा, ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, ये वाला देखिए, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल में है, ये वाला हॉरिजॉन्टल में, इसको बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं, रो। इसको भी क्या बोलते हैं, रो। हम एक बार और फिगर बनाएंगे। हम क्या फिगर बनाएं, एक डिटरमिनेंट का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे दिया हुआ है, मतलब समझिए कि ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। हमारा क्या था, ये 11, ये 12, ये 21 और ये 22। इसका नामकरण का भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ऐसा नाम क्यों दे रहे हैं। तो सिंपल सा बोला गया कि ये कॉलम है, तो ये कॉलम 1 है और ये वाला कॉलम क्या है, 2 है। ये वाला रो 1 है और ये वाला रो 2 है। अब इसके हिसाब से ही यहाँ पर नामकरण किया गया। देखिए यहाँ पर ए, आई और जे, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। ध्यान से देखिए, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो दूसरा वाला कॉलम देखिए A11, जैसे A11 है, इसका मतलब पहला वाला रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, तो ये पहला रो पहला कॉलम। अगर यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है तो पहला रो को रिप्रेजेंट करता है, तो पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम। देखिए यहाँ से, क्या ये पहला रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो इसीलिए नामकरण कुछ इस तरीका से किया गया है। अच्छा, इस तरह के डिटरमिनेंट को हम ऐसे बोलते हैं कि 2:2 का डिटरमिनेंट है। 2:2 क्यों, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। इसको डिटेल में जाना नहीं है, बस इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। और सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले कुछ टर्म आना चाहिए कि ये कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ये रो है, ये रो, दूसरा रो, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम। नाम देखे, पहला यहाँ पर रो है, पहला कॉलम है। यहाँ देखिए पहला रो है लेकिन कॉलम कितना है, दूसरा। तो जे, ये वाला जे जो है, दूसरा वाला जो है जे, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, रो, और दूसरा क्या है, कॉलम। यहाँ पर पहला रो तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यहाँ दूसरा रो पहला कॉलम। इस तरीका से नामकरण किया गया है। अब इसको सॉल्व करना, पहला कुछ टर्मिनोलॉजी था, आप एक बार ध्यान से देखें, 2 मिनट अच्छे से देखें, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे 2 रो 2 कॉलम है तो ऐसे बोलेंगे 2:2 का डिटरमिनेंट है। 2:2 का डिटरमिनेंट है, बस सिंपल सा 2:2 का डिटरमिनेंट है। बस इस तरीका से बता देना, हमारा काम बन जाएगा। 2:2 का डिटरमिनेंट है, ये पहला रो, ये भी रो, ये कॉलम, ये पहला रो है, ये दूसरा रो,
ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम। अब इतना आ गया, हमारा फिजिक्स में काम बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। इसी को हम क्या सीखेंगे, सॉल्व करने का तरीका, कि कैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये मैथमेटिक्स का एक टूल्स है डिटर्मिनेंट, जो आप पहले नहीं पढ़े हैं, पर इसीलिए नया है तो थोड़ा धीरे धीरे सीखे कि रो हॉरिजॉन्टल वाला को रो कहेंगे, वर्टिकल वाला को कॉलम कहेंगे। अभी इतना ही बताए हैं, रो कॉलम। और ये जो नाम दिए हैं नाम का मतलब समझाएं कि 1 1 क्यों लिखे हैं। तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, क्योंकि इसमें से पहला वाला जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें सॉल्व करते हैं कैसे, इसको देखते हैं। चलिए, जैसे डिटर्मिनेंट अब हमको सॉल्व करना है, तो सिंपल सा हम ये बताएं, a11 है, a12 है, a21 है, a22 है, ये कुछ भी नंबर दिया रहता है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल सा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो ध्यान से, ए वाला को मल्टीप्लाई करो, a11 इंटू a22, ऐसे माइनस लगा दो, यहाँ पर ये 12 इंटू a2, यहाँ पर 2 1, यहाँ से ऐसे आपका हो गया आंसर, यही आंसर हो गया। जो भी नंबर रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से याद दिलाते हैं, इधर वाला पहले मत लिखना, इधर से पहले ये वाला पोर्शन से पहले लिखाता है, बाद में ये वाला पोर्शन लिखाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लेते हैं ये 2 है, ये 4 है, 5 है और ये 7 है, मान लेते हैं 7 है। ये ऐसे अब हमको डिटर्मिनेंट दिया, अब हमको सॉल्व करके बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यहाँ पर चाहे तो क्वेश्चन लिख लें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालकर बताना है। क्या होगा डिटर्मिनेंट, आपको क्या बताएं, यहां से स्टार्ट करें, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 7 दूनी 14 माइनस, फिर इसके बाद ये करें 5 चौके 20, तो यहां से आंसर कितना आया, -6। आंसर हो गया, खत्म। बहुत आसान है, बस कुछ टर्मिनोलॉजी जानना था और कुछ है नहीं, इतना बड़ा टॉप नहीं है। हाँ, ये अभी 2:2 का है, ऐसे ही 3:3 करेंगे, उसमें थोड़ा सा टफनेस है, उसमें थोड़ा सा हम अच्छे से और देखेंगे, तरीका देखेंगे। 3 रो 3 कॉलम का, अभी 2 रो है और 2 कॉलम है, उस पर ही बात कर रहे हैं। जैसे अगर और क्वेश्चन करना हो तो और करके देखें। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीका से दिया हो, यहाँ पर मान लेते हैं 7, आप खुद से ट्राई करके देखें, 2 और 9 ऐसे दे रखा है। अब इसका वैल्यू निकाल कर बताना है। एक और देख ले, ये वाला ट्राई करे, तब तक ये वाला इसको ट्राई करो, और एक और दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 10 हो गया, ये -4 हो गया, ये 2 और ये 6 हो गया। अब इसका निकाल के बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखें, बहुत आसान है, बहुत आसानी तरीका से हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली। कैसे, सिंपल सा, यहां से स्टार्ट करना, इधर नहीं, यहां से इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 9 7 63। अच्छा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन माइनस के साथ, माइनस साइन लगाएं तब, 8 दूनी 16। अब घटाएं, 13 में से 6 हो गया 7, और बचा 5 में से 1 गया 4, 47 आंसर। 47 आंसर हो गया मेरा, डिटर्मिनेंट खत्म। वैसे ही यहां पर आके करें, यहां से स्टार्ट करें, इससे इससे मल्टीप्लाई करें, 10 6 जा 60, माइनस लगाएं, फिर ये 4 और 2 -8 होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में 8, 4 2 जा 8, तो ये आएगा 60 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये आ जाएगा 68 आंसर। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है, डिटर्मिनेंट का। बहुत अच्छा, इतना ही इजी वाला हमारा यूज होता है, हमारा फिजिक्स में इतना ही यूज होता है। ऐसे 10-15 क्लास हम करते हैं डिटर्मिनेंट का। जब मैथ में पढ़ते हैं तो 10 से 15 क्लास हमारा होता है, बहुत सारा पढ़ते हैं, उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, रूल्स होता है, उसको पढ़ते हैं। लेकिन हमारा फिजिक्स में जो इजी है, सबसे आसान है डिटर्मिनेंट का, वो वाला पार्ट से पढ़ना रहता है। क्लियर है। अब 3:3 जो मेन यूज होता है, 3:3 वाला यूज होता है, उसको हम दिखाते हैं। तो उसका पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए, A11 A12 A13, देखिए अपना मन से ही सब बन जाएगा। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, यहाँ से दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम,
यहाँ से 2 1 2 2 2 3, यहाँ से 3 1 3 2 3 3। अब देखें यहाँ से ये वाला पहला, ये वाला रो तीसरा हो गया, ये वाला रो कितना हुआ दूसरा, ये वाला रो कितना हुआ पहला, ऐसे ही कॉलम यहाँ पर पहला, कॉलम दूसरा, कॉलम तीसरा। अब यहाँ पर पूरा देख ले, नामकरण एकदम सटीक लिखा हुआ। जैसे यहाँ इसको देखें, क्या ये दूसरा रो है? हाँ, तो पहला वाला रो को रिप्रेजेंट करता है। हम बताए थे कि ए आई और जे लिखा हुआ है, तो आई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। और जे जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। तो ये दोनों याद होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 2 है तो पहला रो दूसरा कॉलम, 1 3 है तो पहला रो तीसरा कॉलम, क्योंकि ये तीसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, पहला कॉलम है। देखो यहाँ क्या तीसरा रो तीसरा है और दूसरा कॉलम, देखो दूसरा कॉलम है। अरे हाँ ना बोलो, सब बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो डिटर्मिनांट हुआ वो कितना? 3:3 का डिटर्मिनांट है, 3:3 का ये डिटर्मिनांट है। और इसी का वैल्यू अब हम लोग सीखेंगे निकालने के लिए, इसी का वैल्यू हम निकालने के लिए सीखेंगे। हाँ, हमको 2:2 का आता है। अब हम क्या करेंगे, जो 3:3 है उसको कन्वर्ट करेंगे 2:2 में, उसको कन्वर्ट करना है किसमें? 2:2 में। उसके बाद हमको 2:2 का सॉल्व करने आता है। अभी हम 2-3 सवाल भी करा कर दिखाए हैं कि किस तरीका से 2:2 का सॉल्व होता है। अपना मन से भी क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, चाहे 2:2 का अपना मन से बनाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखें कि हम कैसे किए हैं वैसे ही आप भी करें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मात्र 15 से 20 मिनट में आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप घर बैठ के सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट उतना टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। 3:3 का डिटर्मिनेंट। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखते हैं। इसको कन्वर्ट करने का तरीका हम आपको सिखाते हैं। ये वाला पोर्शन, ये वाला इतना सिर्फ हटा रहे हैं तो कि यहीं पर हम करेंगे। 3:3 का डिटर्मिनेंट आपको खुद से लिख लेना है। 3:3 का डिटर्मिनेंट तरीका देखिए इसमें क्या है, इसमें भी बहुत आसान है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो कैलकुलेशन भी धीरे धीरे आसान हो जाता है। आप देखें कैसे, यहां पर फिर से स्टार्ट इसको पकड़ना है, ये वाला ये वाला को पकड़े, A11 अब क्या करें कि जिसको आप लिए हैं उसके साथ जो जुड़ा हुआ रो है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ कॉलम है उसको आप झांक ले, इसको ढक ले। उसके साथ जुड़ा हुआ रो और उसके साथ जुड़ा हुआ कॉलम, ये दोनों को क्या कर लेना? ढक लेना, दोनों को ढक लेना। अब बचा क्या? ये चारों बचा। इसको ऐसे लिखो, A22 A23 A32 और A33, ये हो गया ऐसे। ये पहला, ये तरीका देखें किस तरीका से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तरीका क्या है, हम इसको पकड़ कर चले हैं, ये वाला पकड़े, इसके साथ जुड़ा हुआ जो रो था, इसके साथ जो जुड़ा हुआ कॉलम था, वो दोनों को ढक लो, जो बचा वो लिख लो। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। अभी नहीं खत्म हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी पूरा टूटेगा। अब ये वाला ले रहे हैं तो ये पूरा हम ऐसे ही लेके चलेंगे, हमेशा ये वाला को लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर आए, इसको जब पकड़ेंगे तो यहाँ पर हमेशा पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। तो ये प्लस में लिए, अब माइनस में लेंगे। अब ये वाला ले रहे हैं तो यहाँ पर लिख लो A12। अब ये वाला से जुड़ा हुआ रो और ये वाला से जुड़ा हुआ कॉलम को ढक लो। ये वाला से जिसको हम लेके चल रहे हैं उससे जुड़ा हुआ रो और उससे जुड़ा हुआ कॉलम को ढक लो। अब जो चार बचा वो लिख लो, ये। अब यहां से देखो क्या आएगा, A21 A23 और यहाँ आएगा A31 और ये आएगा A33। ये आपको हम बता रहे हैं लगभग 1 घंटा के प्रैक्टिस पे आपका कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा। 1 घंटा का ही प्रैक्टिस, क्योंकि आसान वाला है। इसी के साथ एक और जुड़ेगा, 3 है, यहाँ पर पहला लिए, फिर ये लिए, फिर अब ये लेंगे। अब यहाँ पर प्लस लिए थे, यहाँ माइनस लेंगे और यहाँ पर अब फिर से क्या लेना पड़ेगा हमको? प्लस में लेना होगा। तो ध्यान से देखें, जहां पर इवन आता है जोड़ने पर 1 1 2 3 1 4, और जहां पर इवन आता है वहां प्लस लेते हैं, जहां पर ऑड आता है वहां पर माइनस लेते हैं। तो ये प्लस वाला हो गया। अब ये ले रहे हैं 1 3 1 3, यहाँ पर देखें। अब इसका क्या करेंगे, अब आपको अब खुद बताना होगा, खुद से बोलना होगा कि अब इससे रिलेटेड रो
और इससे रिलेटेड कॉलम को हमको ढक लेना है, या मीन लेना ही नहीं है, उसको पकड़ के चलना ही नहीं, इससे रिलेटेड रो, इससे रिलेटेड कॉलम, अगर इसको पकड़े हैं तो आप बचा ये 4, तो ये 4 ले लें, तो 821 यहां से आ जाएगा 822 और यहां से आ जाएगा 831 और यहां आ जाएगा क्या 832। सिंपल सा। अब ये मेरा हो गया। अब क्या इसको सॉल्व करने आप जानते हैं, इसको से इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, अरे हाँ ना बोलो भाई, इससे मल्टीप्लाई माइनस इससे मल्टीप्लाई, जो भी आएगा सॉल्व होके इसके साथ मल्टीप्लाई, -812 वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, क्या मेरा फिर से जो बचेगा इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन एक बात का हम विश्वास दिलाते हैं या गारंटी देते हैं, आप अगर 1 घंटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपके अंदर कैलकुलेशन फास्ट होगा, ये लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये तो हम बार बार बोलते हैं, पहला बेसिक छोड़ना नहीं है, बेसिक से पूरा ढंग से बनाना सीखो। जब प्रैक्टिस पे हम आ जाते हैं तो अपने आप शॉर्ट ट्रिक बन जाता है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, अपने आप ढंग से अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार इसको लिखें, हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम थोड़ा सा 1 2 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं, हमारा फिर डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। बस यही डिटर्मिनेंट था 3:3 वाला, मेन हमको सॉल्व करने आना चाहिए 3:3 वाला, मेन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आना चाहिए कौन सा 3:3 वाला। 2:2 तो बहुत आसान है, मेन 3:3 वाला सॉल्व करने आपको आना चाहिए। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डिटर्मिनेंट है, अच्छा आज लगभग लास्ट ही था, लेकिन एक हम कुछ अपना मन से बेसिक और जोड़ रहे हैं, क्योंकि बाद में बच्चा कंफ्यूजन होता है, वहां पर 2 2 कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि उसको पहले ही पढ़ा दिया जाए, ताकि बच्चा बाद में कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज भी हो तो दोबारा पढ़ेगा तो और ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो आज मेरा बेसिक मैथ समाप्त हो गया, बेसिक मैथ खत्म, लेकिन फिर भी हम एक क्लास और ले रहे हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फिर जाकर हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट होगा, यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट होगा। चलिए ये हो गया, और क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन जैसे मान ले 2 3 4, फिर वो फॉर्मूला भूल जाइएगा, एक बार बनाना सीख गए, 1 2 3 एक बार बनाना आप सीख गए, जितना भी पीछे बताए आप भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है, वो तो ऐसे ही समझाने के लिए हम बोलते हैं ना, सिर्फ बेसिक आपका कॉपी में होना चाहिए, जहां भी फंसे तुरंत हम बेसिक से करना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल पहले सीखें, उसके बाद तहलका मचाएं, उसके बाद फास्ट करने का कोशिश करें। हाँ भाई, इसको सॉल्व करने के लिए पहले 2 × 2 में कन्वर्ट करना होगा, तो हम स्टार्ट क्या किए थे, हम ये वाला सेलेक्ट किए, ये वाला सेलेक्ट किए, 2 × 2 में तोड़ना है, तो इससे रिलेटेड रो, इससे रिलेटेड कॉलम को छोड़ दो, जो बचा वो लिखो, क्या 5 6 2 3 ये बचा। अच्छा हाँ, यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे, ऑलरेडी हमको सब पता है। अच्छा ऐसा नहीं कि सर ये ऑड है इसलिए, यहाँ पर ऑड होने से नहीं, यहाँ इवन भी होता तो भी माइनस होता, ऑड वो दोनों कॉलम और रो को, दोनों को जोड़ने पर, जैसे ये पहला कॉलम है और पहला रो है, दूसरा कॉलम है, तो वो दोनों को जोड़ने पर ऑड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सर यहाँ पर ऑड आ रहा है इसलिए, ये अपना मन से नहीं, चाहो तो इसको बदल लो, कंफ्यूज बाद में होगा, ये वाला चाहो तो हम अपना मन से कुछ और दे देते हैं, ये मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं 6 ही मान लो, चलो हो गया। अब ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं, ये वाला पकड़े तो इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम, बिल्कुल नहीं। अच्छा इसको आराम से बनाए, आपको लग रहा हो जल्दी बनाए, जल्दी बनाना भी नहीं है, अब भी नहीं बनाना है, बाद में बन जाएगा, अभी तो बिल्कुल बेसिक से चलना। यहाँ इसको लेने से पहले माइनस लगाए 6, फिर इससे रिलेटेड रो, ये वाला जब लिए तो इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम को ना लें, उसके अलावा सारा ले लें, तो ये 2 6 ये वाला 1 और 3 1 और 3 ये हमारा हो गया। अब 4 लेंगे तो प्लस में लेना पड़ेगा 4। अब यहाँ से ये वाला जब भी लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम नहीं लेना है, इसका रो और इसका कॉलम इससे जो रिलेट कर रहा है बचा हुआ लेना है, तो ये होगा 2 5 1 और 2। अब आपको सारा सॉल्व करने आता है, जैसे आप इसको इससे कैलकुलेट करिए, तो ये 2 बाहर, 5 तिहाई 15 और -6 दूनी 12 -6, यहाँ पर करें 3 दूनी 6
3 दूनी 6, माइनस में 6, ये भी 1 इंटू 6 6। यहाँ पर करें प्लस 4, यहाँ पर क्या होगा 2 दूनी 4, और इसको करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस के साथ, इसके करने के बाद माइनस के साथ। अब यहाँ पर आप खुद देखें, 15 में से 12 गया 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 आया। यहाँ देखिए 0 हो गया तो माइनस 0, यहाँ पर प्लस में 4, ये 5 में से 4 गया 1, लेकिन माइनस 1 होगा क्योंकि 4 में से 5 जा रहा है, तो माइनस 1 तो माइनस 4। तो यहाँ पर आप देखें 4 इंटू माइनस, सॉरी यहाँ पर -1 होगा, ये वाला -1 होगा। यहाँ पर हमारा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1। तो यहाँ से 6, ये तो खत्म, यहाँ पर क्या आया 6 माइनस में 4, तो आंसर आया 2। अरे 4 -1 मल्टीप्लाई करोगे -4, 6 ये तो खत्म, तो 6 माइनस 4 कितना हुआ 2, हो गया खत्म। थोड़ा सा आपको सिर्फ इसमें मेहनत करना पड़ता है ये वाला लिखने में, बाकी तो कैलकुलेशन है। आगे जाइएगा जैसे जैसे, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस करवाने का कोशिश कर रहे हैं। जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो ये वाला गायब कर देंगे। हम हर जगह एक सीमित रखते हैं कि कहाँ पे क्या कराना है, अभी क्या बच्चा को सिखाना जरूरी है। हम चाहते तो अभी भी इसको गायब कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक पर भी ध्यान देना बंद कर देगा। और अच्छा क्वेश्चन हमेशा और हमेशा बेसिक से बनता है, इसको ना भूलें। शॉर्ट ट्रिक भी है इसका, डायरेक्ट भी बनाना हम जानेंगे, लेकिन वो वेक्टर में सीखेंगे, वेक्टर में अच्छे से सीखेंगे। लेकिन पहले हमको ये पूरा लिख कर आना चाहिए सॉल्व, तब आगे आएगा। जब क्रॉस प्रोडक्ट हम वेक्टर में पढ़ते हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत अच्छे से यूज करने आना चाहिए। आगे जब आप 12th में पढ़िएगा मैग्नेटिज्म ये सब, उसमें भी ये वाला यूज होगा। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन करते हैं, देखिए और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपको अभी इसको ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है। यहाँ पर मान लीजिए 2 है, 6 है, -2 है, 4, -1, 7, 2, 5, 4। अपना मन से कुछ भी ले ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब इसको हमको सॉल्व करके बताना है। इसको हमको क्या करके बताना है, सॉल्व द डिटर्मिनेंट। क्या 3 इंटू 3 का है, आप इसको सॉल्व करें। चलिए 30 सेकेंड का टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। 30 सेकेंड का टाइम आपके पास है। तीस सेकेंड का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी जल्दी। बिल्कुल टाइम दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें, इसको ढंग से सोचें। भाई कन्वर्ट भी कर लेंगे तो आपको बहुत होगा, कन्वर्ट करें। डिटर्मिनेंट आज मेरा बेसिक मैथ खत्म हो गया। आप जो लेंगे वो हम अपना मन से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। वो एक्चुअली में वो बाद में पढ़ाया जाता है। जब हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास में पढ़ाएंगे, तब वो यूज होगा जो हम कल बताएंगे। पर हम चाहते हैं कि वो पहले से आप जानें, क्योंकि वो बहुत आसान होता है। तो पहले से जानें। वहां पर क्या होता है कि आपको वहां का भी कॉन्सेप्ट रहता है और एक एक्स्ट्रा और सीखना पड़ता है, तो डबल सीखने के कारण बच्चा वहां पे कंफ्यूज करने लगता है। तो इसी वजह से हम क्या किए हैं कि उसको पहले हम लोग सीख लेते हैं। एक बार और सीखेंगे, वापस उसको पढ़ाएंगे, पूरा वैसे ही डिटेल में पढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको बाद में और अच्छा से समझ में आएगा, और भी बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। तो ये एक चीज है। चलिए हो गया, अब ये स्टार्ट करते हैं। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे ये 2 लिए, तो 2 का रो और कॉलम छोड़ दो। बार बार हम उसको उतना थोड़ी ना भाव देते रहेंगे। 2 का रो और कॉलम छोड़ो तो क्या -1, 7 और 5 और 4 आएगा, खत्म। 2 का लिए 6 लेंगे तो 6 प्लस में नहीं माइनस में लेंगे। भाई यहाँ पे प्लस लिए, ये माइनस थी प्लस। 6 लिए तो 6 का रो और कॉलम छोड़ो। बताओ 6 का रो और कॉलम छोड़ने पर रो, और कॉलम छोड़ने पर क्या ये और ये बचेगा। एक ही चीज बार बार रिपीट होगा डिटर्मिनेंट में। भाई या लिया तो ये लेगा, ये वाला लिया तो ये चारों लेगा, ये लेगा तो ये चारों लेगा। बस सिंपल सा एक ही चीज बार बार रिपीट होता है, इसलिए बाद में थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है बच्चा को। 4 7 4 7 2 और 4 आ गया, देख लीजिए 4 7 2 और 4। अब प्लस में प्लस लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर माइनस में 2 दे रखा है, तो ये माइनस में ही लिखना पड़ेगा। ये माइनस में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो माइनस में लिखना पड़ेगा। पर हम यहाँ पर माइनस नहीं लगा रहे हैं, बाद में लगा लेंगे। -2। अब देख लीजिए क्या -2 वाला का रो कॉलम छोड़े तो ये आएगा 4
-1 और 2 और 5, ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो आप जानते ही हैं, ये वाला पहले ये वाला से मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं पहले ये करके बाद में ये करें, नहीं, पहले यहां से स्टार्ट होगा। तो 4 ये क्या हो गया -4 और 7 × 5 = 35, माइनस में 35, माइनस में 6 यहाँ लिखे तो ये 4 × 4 = 16 और 7 दूनी 14, माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला लिखे 5 चौके 20 और 2 माइनस और -2 और क्यों -2 भाई, ये एक तो माइनस आएगा, 5 चौके 20 माइनस, अब इसको गुना करके लिखेंगे 2 × -1 तो -2। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना आपको आता है। तो डिटर्मिनेंट आपको समझ में आ गया, 2-3 क्वेश्चन भी करा दिए, आपको किस तरीका से सोचना है, किस तरीका से करना है आप देख सकते हैं। 3:3 का, 2:2 का, आप घर जाकर अपना मन से कुछ भी नंबर ऐसे लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तरीका आप देखें कि कैसे कैसे किया गया है, 3-4 सवाल आप बना लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आगे और भी आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला आप लिखना सीखें, ये वाला बेसिक अब जैसे लिखिएगा तो थ्योरी समझने में आपको मजा आएगा। फिर आप बेसिक से किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं तब जाके आपको थ्योरी समझने में आएगा। न्यूमेरिकल बनाना तो भाई कुछ नहीं है, उसका जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है उससे रिलेट करके न्यूमेरिकल होता है, तो एक फॉर्मूला तैयार कर दो न्यूमेरिकल बन जाएगा। थोड़ा थ्योरी समझने में आसानी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन हम हमको होमवर्क दे रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं इस तरीका से, एक्स वाई जेड ए बी सी और यहाँ पर मान ले पी क्यू आर, ऐसे। अब इसको सॉल्व करना है, ये थोड़ा टफ है पर हम चाहते हैं कि वो टफनेस मिले आपको, वो टफनेस मिले आपको, महसूस करें। पी क्यू आर जेड एक्स वाई जेड के टर्म में ही आएगा आंसर, गुना उना करना है नहीं, बस खाली 2 डिजिट में तोड़ के और मल्टीप्लाई करके वैसे ही रहने देना है, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं। और देखें, हम चाहते हैं कि उलझे 2 6 9 3 7 8 10 12 14, ये थोड़ा सा टफ है, कैलकुलेशन वाइज है, आपको ट्राई करना है। यहाँ पर एक और ले लें, 9 5 6 2 3 4 8 -6 -4, ये आ गया। आपको कैलकुलेट करके दिखाना है किस तरीका से आएगा। ये डिटर्मिनेंट हमारा समाप्त हुआ, आपका सारा सिलेबस मतलब बेसिक मैथ आपका खत्म हो गया। जितना हमको पढ़ाना था, अलजेब्रा पढ़ा दिए, ट्रिगो पढ़ा दिए, आपका लॉगरिथम पढ़ा दिए, एक्सपोनेंशियल पढ़ा दिए, आपका ग्राफ सेक्शन पढ़ा दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा दिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा दिए, आपको डिटर्मिनेंट पढ़ा दिए। और एक चीज जो हम अपना तरफ से जोड़ रहे हैं वो हम पढ़ाएंगे अपने तरफ से, वो पहले से अगर आपको कुछ कुछ उस तरह का सोचने का, विचार करने का तरीका पहले से पता रहेगा, तो जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास में एंट्री करेंगे, और पूरा 12th उसी पर है जो अभी हम कल बताने वाले हैं, पूरा का पूरा 12th अगर अच्छे लेवल का सवाल बनाते हैं तो कल का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल इसको छोड़े नहीं, रेगुलर देखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, और जितने भी नए बच्चे हैं उनको बता दें कि ये यूट्यूब पर डेली वीडियो आता है, रात को 8 बजे आता है, आप डेली इससे जुड़े, देखें और अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने स्किल को धीरे धीरे इम्प्रूव करें। अगर आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको लेक्चर अच्छा लगता है, तो और अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें जिनको जरूरत है इस तरह का ज्ञान का। अब मेन जो फिजिक्स है, परसों से मेन फिजिक्स स्टार्ट होगा, कल सिर्फ एक टॉपिक और है जो हम बेसिक मैथ में खत्म करेंगे, बाकी का अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस